नमस्कार दोस्तों, एडीएल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटी बहू में भेदभाव। महारानी को तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। हे भगवान, सुबह के 8 बजने को आए हैं और यह महारानी अभी तक अपने कमरे में सो रही हैं। अरे आज चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? मैं ऐसे बासी मुंह ही बैठी रहूं? मुझे तो लगता है कि मुझे खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी। इस बुढ़ापे में अब यह नौबत आ गई है कि 2 घूंट चाय के लिए भी मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। इस घर में कौन मेरी सुनने वाला है? अम्मा जी की कड़कती हुई तेज आवाज़ सुनते ही उनका बेटा रोहन नींद से हड़बड़ा कर उठा और खींचते हुए आंखों को मलने लगा। वैसे तो अम्मा जी की तेज आवाज़ सुनने की उससे भी आदत सी हो गई थी। फिर घड़ी की ओर देखा तो अभी 5 भी नहीं बजे थे और अम्मा ने सुबह सुबह अपना प्रवचन चालू कर दिया था। थोड़ी देर में वह उठकर बाहर आया और अम्मा के पास बैठकर बोला, क्या हुआ अम्मा, आप क्यों आसमान सर पर उठा रही हैं? क्या करूं बेटा, जब तक सुबह चीख चीख कर चिल्लाती नहीं हूं तब तक तुम्हारी धर्मपत्नी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती हैं, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ है कि तेरी पत्नी से एक काम भी अच्छे से हो जाए। कभी समय पर मुझे 1 कप चाय बनाकर दे दे, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि तेरी पत्नी से एक काम भी ढंग से हो जाए। कभी तो समय पर मुझे चाय बनाकर दे दे। हालांकि अम्मा ये सब बातें बड़े गुस्से में से आकर कह रही थी, लेकिन कहने का अंदाज ऐसा था कि सुनते ही रोहन को हंसी आ गई और बोला, पर अम्मा गलती तो तुम्हारी ही है, अपनी बहू को सही तरीके से काम करना नहीं सिखाया। अम्मा बोली, मैंने तो सिखाया था, अब समझने वाला ही ना समझे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो 8 साल पहले इस महारानी को अपनी बहू बनाकर ले आई। अब तू ही बता, तेरी बहन शीला को घर का सारा काम करना मैंने ही सिखाया था। उसे देख कितनी फुर्ती से घर का सारा काम कर देती थी। ससुराल में जाकर भी उसने हम लोगों का नाम रोशन ही किया है। और तेरी पत्नी जिससे सलीके से एक काम भी नहीं होता। अगर बहू की माँ ने भी उसे घर का काम काज करना सिखाया होता तो आज यहाँ बैठी मैं अपनी किस्मत का रोना ना रो रही होती। अभी अम्मा यह सब बातें बोल ही रही थी कि उनकी बहू रूबी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गई। अम्मा की बातें सुनने के बाद भी उसने अनसुना कर दिया और बिना कुछ बोले रसोई घर में चली गई। लो आ गई आपकी बहू रानी, फिर मत कहिएगा कि काम नहीं करती है मेरी पत्नी, रोहन ने मजाकिया अंदाज में कहा। तो अम्मा की खरी खोटी बातें बोलना फिर शुरू हो गया। तू तो कुछ बोल ही मत, जोरू का गुलाम कहीं का। मेरी शादी हुई थी तो गज भर का घूंघट करवाया था तेरी दादी ने मुझसे और सारे घर का काम भी मैं अच्छे से करती थी। यही संस्कार मैंने अपनी बेटी शीला को भी दिए हैं। लेकिन यहाँ तो घूंघट करना तो दूर, सर पर पल्लू तक नहीं रखा जाता। अपने बड़ों के सामने अम्मा का यह हमेशा रहता था, बेटी की तारीफ और बहू की आलोचना करना। इसलिए वह वहाँ से चुपचाप उठ गया। आज रोहन को ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए वह जल्दी से तैयार होकर रूबी से बोला, अरे रूबी, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? बस 2 मिनट और रुक जाइए। तो रोहन बोला, अरे इतनी देर से रसोई घर में क्या कर रही हो? जल्दी से नाश्ता दो, मुझे जल्दी निकलना है। बहुत देर से अम्मा की तीखी बातें सुनते सुनते रूबी पहले ही अपना आपा खो चुकी थी। अब पति की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर रोहन से बोली, हाँ हाँ, रसोई घर में तो बिस्तर लगा है ना, जहाँ मैं आराम कर रही हूँ। मैं तो ठहरी निठल्ली, मुझे क्या पता खाना कैसे बनाया जाता है। इतना कहते हुए रूबी नाश्ता लेकर बाहर आई और रोहन के सामने पटक कर वापस रसोई घर में चली गई। वैसे तो आमतौर पर सास बहू की बातों में बेटा फंस कर रह जाता है, लेकिन रोहन को अपनी माँ और पत्नी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि ना तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही उसकी पत्नी। 8 वर्ष पहले कमला देवी अपने बेटे रोहन के लिए अपनी पसंद की लड़की रूबी को चुनकर लाई थी। रोहन और रूबी का एक बेटा और एक बेटी भी है। रूबी ने ससुराल आने के बाद अपनी हर एक जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाई थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू के कामकाज में नुस्ख निकालने की तो अम्मा जी की जैसे आदत सी बन गई थी।
बहू की छोटी सी भी गलती पर वह किसी परंपरागत सास की तरह उसे पर बरसने लगती थी। दरअसल अम्मा जी को अपनी बेटी की तारीफ करने का कुछ ज़्यादा ही शौक था, इसलिए वह अपनी बहू को ताने और उल्हाने देती रहती थी। फिर भी रूबी अम्मा जी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी, परंतु जब सहन शक्ति खत्म हो जाती तो सारा गुस्सा अपने पति पर निकाल कर लिया करती थी और रोहन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। पूरे मोहल्ले में कमला देवी को सभी लोग बहुत इज्जत दिया करते थे। आस पड़ोस में कोई उत्सव हो या कोई भी शुभ कार्य उनसे सलाह लिए बिना नहीं होता था। मोहल्ले के सभी लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, परंतु बहू के मामले में उनकी जुबान अक्सर फिसल जाया करती थी। रोहन नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही घर पर फ़ोन की घंटी बजी। कमला जी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो माँ, मैं शीला बोल रही हूँ। अरे शीला बिटिया, कैसी है? और बता, घर पर सब ठीक है ना? दामाद जी और बच्चे कैसे हैं? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया था। आपके नाती राज का रिश्ता तय हो गया है। इतना सुनते ही कमला देवी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शीला ने कहा, माँ, शादी की तारीख भी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही शादी है, इसलिए अभी से तैयारी करने शुरू कर दो। बढ़िया से कपड़े खरीदना, आखिर आपकी नाती की शादी है। आप सब 2 दिन पहले ही आना। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बहुत सी तैयारी करनी है। नाती के शादी के समाचार से जहाँ एक ओर कमला देवी बहुत खुश थी तो वहीं दूसरी ओर चिंता भी हो रही थी। आखिर सारी तैयारी कैसे होगी? मात्र 10 दिन का समय है। अरे बहू, कहाँ हो? जल्दी से इधर आजा। चिंतित स्वर में उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ दी तो उनकी बहू रूबी, जो सासू माँ के तानों से परेशान होकर कमरे में बैठी थी, अम्मा की आवाज़ सुनकर तुरंत दौड़ी चली आई। क्या हुआ अम्मा जी, क्या बात है? अरे बहू, शीला बिटिया का फ़ोन आया था, बता रही थी कि राज का रिश्ता तय हो गया है। 10 दिन में ही शादी है, हमें 2 दिन पहले ही आने को बोला है। मुझे तो चिंता हो रही है कि सारे इंतज़ाम कैसे होंगे। अरे माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है और तैयारी की चिंता आप मत कीजिए, हम सब मिलकर कर लेंगे तो सब इंतज़ाम हो जाएगा। सास बहू मिलकर शादी की तैयारी को लेकर विचार विमर्श करने लगी। अम्मा जी का दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी था और फिरोज़ाबाद में रहने वाले बेटी दामाद का रहन सहन बहुत ऊंचा था। इस वजह से दोनों परिवारों में जमती नहीं थी। जिस समय उनकी बेटी की शादी हुई थी उस समय तक तो दोनों परिवारों का रुतबा एक समान था। उस समय उनका दामाद एक प्राइवेट नौकरी किया करता था, परंतु शादी के कुछ समय बाद उसने अपना कारोबार करना शुरू कर दिया और ईश्वर की कृपा से वह कारोबार चल पड़ा, जिससे आज उनका दामाद एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। शीला भी खूब ऐशो आराम से रह रही है, जबकि रोहन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उनकी तनख्वाह बहुत कम तो नहीं है, परंतु उनकी तनख्वाह से घर का खर्च ही आराम से निकल पाता था। जीजा और साले की कमाई में बहुत अधिक अंतर आ गया था और समय बीतने के साथ साथ दोनों परिवारों के संबंधों के बीच भी दूरियों का कारण बनने लगा। शीला को मायके में जाकर रहना तो दूर, अपनी माँ से मिलने के लिए भी अच्छा नहीं लगता था। फिर भी कमला और उनकी बहू सारी बातें भूलकर झट से शादी की तैयारी में जुट गई। विचार विमर्श के बाद कमला जी उठकर अपने कमरे में गई और अलमारी में से अपनी एक पुरानी सोने की अंगूठी निकाली और अलमारी के लॉकर में से 25,000 रुपये निकाले। फिर अपनी बहू से बोली, बहुरिया, कल बाजार जाकर अंगूठी का दाम निकलवा लेते हैं और ये 25,000 रुपये से खरीदारी कर लेते हैं। आखिर बेटी के घर जा रहे हैं तो सबके लिए कपड़े तो लेकर जाने ही होंगे, साथ में नई बहू के लिए एक अंगूठी भी बनवा लेते हैं। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रूबी ने अपनी सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाई और फिर अपने काम में जुट गई। रात को रोहन जब घर आया तो अम्मा ने उसे राज की शादी का समाचार सुनाया और ख़रीदारी के लिए बोली। तो रोहन बोला, अम्मा, 2 दिन में मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, उसके बाद हम सारी तैयारी कर लेंगे।
तो अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, तू बस ट्रेन की टिकट बुक करा देना, और फिर घर खर्च के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत है। शादी की तैयारी मैं और बहू देख लेंगे। मेरे पास कुछ रुपए हैं, मैं बहू के साथ बाजार जाकर सारा सामान ले आऊँगी। अगले ही दिन रूबी सारा काम निपटाकर सास माँ के साथ बाजार जाने के लिए निकल गई। सबसे पहले सुनार की दुकान पर जाकर पुरानी सोने की अंगूठी बदलकर नई बहू के लिए एक नए डिज़ाइन की अंगूठी बनवाई, और फिर कपड़े खरीदने के लिए एक बड़े से शोरूम पर गए। परंतु कपड़ों की कीमत तो आसमान छू रही थी, और कपड़े भी बेटी के स्टैंडर्ड के अनुसार ही खरीदने थे। अभी कुछ ही जोड़ी कपड़े लिए थे कि अम्मा जी बोली, बहू, पैसे तो पूरे नहीं हो पाएंगे। कोई वही बात नहीं माँ जी, आप कपड़े देखिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर रूबी वहाँ से चली गई, और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर वापस लौटी तो पैसे देखकर अम्मा जी हैरान रह गई। अरे बहू, इतने पैसों का इंतज़ाम तुमने कैसे किया? तो वह भी बोली, अरे माँ जी, वह सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप खरीदारी कीजिए। बेटी के पूरे परिवार के लिए नए डिज़ाइन के कपड़े खरीदकर दोनों घर वापस आ गए। रात को जब रूबी अम्मा को भोजन देने गई तो उनकी नज़र अपनी बहू के गले पर पड़ी। अरे बहू, तेरी चैन कहाँ गई? माँ जी, पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी चैन बेच दी। चैन बेचने की बात सुनकर अम्मा जी हैरान रह गई और बोली, लेकिन बहू, वह तो तेरी माँ की आखिरी निशानी थी ना, तूने उसे कैसे बेच दिया? अरे अम्मा जी, अब शीला दीदी के घर सस्ते कपड़े लेकर जाते तो हमारी कितनी बदनामी होती। चैन तो मैं फिर कभी बनवा लूँगी। विवाह समारोह में अम्मा जी बेटे बहू के साथ जाने लगे। अम्मा जी ने बेटी शीला को फ़ोन करके अपने आने की सूचना दे दी, और विवाह से एक दिन पहले अम्मा का परिवार अपनी बेटी के घर फिरोज़ाबाद जाने के लिए रवाना हो गई। जैसे ही वह सब लोग फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरे तो अम्मा ने देखा कि स्टेशन पर दामाद जी पहले ही लेने आए थे। अम्मा ने देखा इस उम्र में उनके दामाद किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। अम्मा के दामाद आगे बढ़कर अम्मा के पैर छूने लगे तो अम्मा ने बहुत से आशीर्वाद दिए। साधारण से कपड़े पहने उन लोगों को उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठने पर संकोच महसूस हो रहा था। गाड़ी में बैठे हुए अम्मा सोचने लगी कि जैसे ही बेटी के घर पहुंचूंगी तो बेटी पहले की तरह आकर मुझसे लिपट जाएगी और खुशी खुशी जल्दी से अपने हाथों से चाय बनाकर ले आएगी और बैठकर सबका हाल चाल पूछेगी। यह सब सोच सोचकर अम्मा मन ही मन उत्साहित हो रही थी। जैसे ही वह लोग घर पहुँचे तो अम्मा के दोनों नातियों ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। शीला भी वहाँ घर के साथ सजावट करने वाले लोगों को निर्देश दे रही थी। अपनी मायके वालों को सामने देखकर शीला थोड़ा मुस्कुराई और दूर से ही नमस्ते के बाद उसने एक नौकर को आवाज़ दी, अरे श्यामू, इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और यह सब सामान उठाकर ऊपर वाले कमरे में ही रख दो। और इतना कहने के बाद वह फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। शीला से मिलने के बाद अम्मा के दिल में जो उत्साह थे वह एकदम से ठंडे पड़ गए। कहाँ तो अम्मा ने अपनी बेटी से कितनी उम्मीदें लगाई थी, वहीं शीला बिना अम्मा जी से गले मिले ही सामान ऊपर रखवा कर एक नौकर के जरिए उनके पास चाय नाश्ता भिजवा दिया गया। यह सब देखकर अम्मा का दिल बुझ सा गया। सब लोग कमरे के साथ लगे बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गए और फिर चाय नाश्ता करने लगे। लेकिन टेंशन से तो अम्मा की जैसे सारी भूख ही ख़त्म हो गई थी। तभी कमरे में उनकी बेटी शीला आ गई। अरे यह क्या, आप लोगों ने तो अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं किया। फिर अम्मा बोली, बस बिटिया तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। अरे माँ, इतने सारे काम हैं, समझ नहीं आता क्या क्या देखूं। अब आप लोग तो घर के ही हैं, फिर मेहमानों जैसा क्या बर्ताव करना। बेटी के मुंह से अपने लिए प्यार भरी बातें सुनकर कमला देवी के दिल में ममता फिर से जगने लगी। तेरी बात भी सही है बेटी, शादी में काम ही इतना होता है कि जितना करो उतना ही कम है। पर तू चिंता मत कर, तू मुझे और अपनी भाभी को काम बताती जा। मैं और तेरी भाभी मिलकर सारे काम संभाल लेंगे। बातों के बीच में ही अम्मा के दोनों नाती राज और अभी भी वहाँ आ जाते हैं।
अभी अम्मा अपने बैग खोलकर सारा सामान निकालने लगी और फिर अपने साथ लाए उपहार को एक एक करके बड़े प्यार से सबको देने लगी। राज और अभी को नानी द्वारा ले गए कपड़े बहुत पसंद आए और खुशी के मारे दोनों उछलने लगे। अभी बोला, मैं तो इसे रात को ही पहन लूँगा। कमला देवी अपनी नातियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने शीला को उपहार दिया तो बेटी ने तो औपचारिकता उसे खोलने के बाद उसने उलट पलट कर देखा और फिर बुझे मन के साथ एक तरफ रख दिया। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। अम्मा, अब आप सब लोग आराम कीजिए, रात को संगीत का फंक्शन है, रात में सबको जागना पड़ेगा। इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। संगीत का नाम सुनते ही अम्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अम्मा सोचने लगी कि रात को संगीत में तो मैं बहुत से गीत गाऊंगी और अपनी नाती के शादी में खूब नाचूंगी। यह सब सोचकर अम्मा उत्साहित होती जा रही थी। शाम के समय सब लोग तैयार हो गए। संगीत के फंक्शन के लिए सब लोग घर के आंगन में पहुंच गए। शीला की किटी पार्टी की सहेलियों और आस पड़ोस की हाई स्टैंडर्ड की औरतें फिल्मी गाने गाते हुए नाच रही थीं। वहाँ बैठे हुए कमला देवी सोचने लगी, ये कैसा गीत है, शादी ब्याह में तो शगुन के गीत गाए जाते हैं। वह बैठे हुए इंतज़ार करने लगी कि कब उनकी बेटी उन्हें शगुन के गीत गाने को कहेगी। वह तो अपनी हाई सोसाइटी की सहेलियों के साथ नाच गाने में व्यस्त थी। उससे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि अम्मा को भी एक दो गीत गाने के लिए कह देती, जबकि वह जानती थी कि उसकी माँ को शादी ब्याह में गीत गाने का कितना शौक है। शीला की किटी पार्टी खत्म होने के बाद ही डीजे पर ऊंची आवाज़ में फिल्मी गाने बजने लगे और अम्मा का गीत गाने का शौक भी बुझ गया। शीला ने उन्हें मेहमानों से मिलवाया तक नहीं। वह एक अपरिचित मेहमानों के जैसे रह गई। थोड़ी ही देर में खाना शुरू हो गया तो अम्मा को एक कुर्सी पर बिठाकर उनकी बहू रूबी उनके लिए खाने की थाली लेकर आ गई। साथ में रोहन और बच्चे भी वहीं बैठकर खाना खाने लगे। आज रोहन भी खुद की बेइज्जती महसूस कर रहा था। फंक्शन ख़त्म होने के बाद सब लोग कमरे में आ गए। उसके बाद शीला अपने हाथ में कुछ सामान लिए उनके कमरे में आई और अपनी भाभी रूबी से बोली, आपने ठीक से खाना खाया तो है ना? मैं मेहमानों के साथ व्यस्त होने की वजह से आप लोगों से मिल नहीं पाई। अरे दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब ने खाना खा लिया है। हम कोई पराये थोड़ी ना हैं जो बार बार आपको कहना पड़े। अपनी बहू का यह जवाब सुनकर कमला देवी बहुत प्रभावित हुई। रूबी बोली, अच्छा अम्मा, आपकी नाती की शादी की खुशी में मैं आप सब लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर रूबी ने सबके हाथों में एक एक थैला पकड़ा दिया। यह देखकर अम्मा हैरान रह गई तो रूबी बोली, अरे अम्मा, शगुन के तौर पर मैं आप सब के लिए कपड़े लाई हूँ और मैं चाहती हूँ कल आप सब लोग यही पहने। फिर अम्मा मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो हम लोग कल यही कपड़े पहनेंगे। देर रात हो चुकी थी, सब लोग सो गए, लेकिन अम्मा की आंखों में नींद नहीं थी। शायद बेटी की हरकतों की वजह से उनकी उलझनें बढ़ती जा रही थी। मन को शांत करने के लिए वह ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर निकल गईं और खुली छत पर टहलने लगी। टहलते हुए अम्मा के कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ शीला और उनके नातियों की लग रही थी। वह आवाज़ सुनने के लिए कमरे के पास गई तो शीला के बेटे राज की आवाज़ आई, मम्मी पापा, आप दोनों शाम को कहाँ गायब हो गए थे? मुझे आपसे कुछ काम था। अरे कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए बाजार चले गए थे। तुम्हारी नानी, मामा, मामी और उनके दोनों बच्चों के लिए हाई स्टैंडर्ड के कपड़े खरीदने थे, वरना कल शादी के समय यह लोग वही पुराने फैशन के घटिया कपड़े पहनकर तैयार हो जाते। तुम्हारी शादी में कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चल जाता कि गंवारों जैसे दिखने वाले लोग मेरे मायके वाले हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। अब यह लोग तो घटिया और सस्ते कपड़े पहनकर आ गए हैं, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। लोगों के मायके से शादी
के समय न जाने कितने अच्छे अच्छे उपहार आते हैं, और एक मेरे मायके वाले घटिया से कपड़े उठाकर ले आए हैं। उन्हें हमारी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। क्या क्या नहीं किया मैंने मेरे मायके वालों के लिए, कितने खर्च किए इन लोगों के लिए। यह सब बातें गुस्से में शीला बोलते जा रही थी, तभी राज बोला, बस माँ, यह आप कैसी बातें कर रही हैं। मामा मामी और नानी वह सब हमारे अपने हैं, और उन लोगों ने अपनी हैसियत से ज़्यादा ही किया है। जिन उपहार को आप घटिया बता रही हैं, वह उपहार वह लोग कितनी मुश्किल से खरीद कर लाए होंगे, इसका अंदाज़ा भी है आपको। लेकिन यह बात आप नहीं समझ पाए। यह बात सुनते ही कमला देवी की रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अचानक से कोई तीर जाकर उनके कलेजे को चीर कर रख दिया हो। बेटी की ममता में कितनी अंधी हो गई थी, उसके प्रेम में भूल गई थी कि अब उसका स्टैंडर्ड हमसे कहीं ज़्यादा ऊंचा उठ गया है, इतना ऊंचा कि खुद के रिश्ते भी उस दौलत के आगे छोटे पड़ गए हैं। जिस ममता की आंचल में वह पली बढ़ी, जिनकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखी, आज दौलत आने पर उसे वही माँ गंवार और कंगाल दिखने लगी। आज एक माँ की इज्जत पैसों के आगे छोटा हो गया। कहीं कंगाल माँ का मेहमानों से परिचय करवाने से इसकी इज्जत में दाग न लग जाए। बेटी को दिए गए जिन संस्कारों पर आज तक मैं नाच करती आई थी, आज वही संस्कार इतनी खोखली हो गई कि उसे पैसों के आगे रिश्ते भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सारी रात अपने बिस्तर पर बैठी हुई अम्मा स्वयं को ही कोसती रही कि आखिर क्यों अपने पूरे परिवार को लेकर वह अपनी रईस बेटी के घर आ बैठी। विवाह के दिन सब लोग हल्दी के मंडप में बैठे तो कमला देवी अपनी बेटी के आधुनिक कपड़े को देखकर गुस्से में बड़बड़ाने लगी कि विवाह की पवित्र रस्मों में ऐसे बेढंग कपड़ों की बजाय अगर एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती तो कहीं अधिक अच्छी लग रही होती। ऐसे अंग प्रदर्शन करना तो हमारी सभ्यता नहीं है। कमला देवी शीला से कुछ कहती इससे पहले ही उनकी बहू रूबी उन्हें समझाते हुए बोली, अम्मा जी आप उन्हें कुछ मत कहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए जिससे रिश्ते और भी खराब हो जाएं। और यदि दीदी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया तो हम सबको सुना नहीं जाएगा। बहू की कही बात कमला देवी को उचित लगी और वह चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गई। वह सोचने लगी कि सर पर पल्लू न करने के कारण मैं अपनी बहू को कितनी बातें सुनाती थी, जबकि वह बेढंग के कपड़े नहीं पहनती थी। बहू के दिन भर काम में जुटे रहने के बावजूद मैं हमेशा उससे असंतुष्ट रही और बेटी के तारीफों के पुल बांधती रही। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने अपने माँ की आखिरी निशानी सोने की चैन तक भी बेच दी। उसे हमेशा मेरी सुविधा और असुविधा का ख्याल रखा है, और एक मेरी बेटी है जिसे अपनी माँ की कोई फिक्र नहीं है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अम्मा को अपनी बहू में अच्छाइयाँ नज़र आ रही थी। फिर सोचने लगी कि मैं कितनी खुशकिस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली है, वरना आजकल की बहुएं तो दूसरे दिन से ही रसोई अलग कर लेती हैं, जबकि मेरी बहू आज तक मेरे ताने सुनते हुए भी मेरी सेवा करती रही। हमेशा मेरी बहू ने मुझे प्यार और सम्मान दिया है, फिर भी न जाने क्यों मैं बेटी पर ही सारा प्यार लुटाती रही। आज उन्हें अपनी ही हरकतों पर शर्मिंदगी होने लगी। कुछ समय बाद रूबी कमरे में आई और बोली, चलिए अम्मा जी, कपड़े बदल कर तैयार हो जाते हैं, शादी किसी बड़े होटल में है। शीला द्वारा लाई हुई साड़ी अम्मा को पहनने के लिए बहू रूबी ने बोला। कमला देवी ने भी चुपचाप अपनी बेटी की लाई हुई साड़ी पहन तो ली, लेकिन उस साड़ी में उनका दम घुट रहा था। अम्मा जी वापस अपने घर लौट जाना चाहती थीं। जैसे तैसे स्वयं को संयमित रखते हुए उन्होंने शादी में भाग लिया और अगले दिन नई बहू के आने के बाद ही उन्होंने वापस जाने की तैयारी कर ली। नई बहू को आशीर्वाद दिया और अपनी लाई हुई अंगूठी उपहार स्वरूप में दे दी। अम्मा जी ने अपना सामान बांधा और बेटी शीला की लाई साड़ी उन्होंने वहीं उसी कमरे में रख दिया।
और तैयार होकर ऊपर के कमरे से नीचे आ गई। शीला ने अपनी भाभी के हाथ में कुछ मिठाई के डिब्बे थमा दिए और मायके वालों को स्टेशन पर छोड़ने के लिए एक ड्राइवर को आवाज़ लगाने लगी। तो कमला देवी ने कहा, बेटी, रोहन ऑटो लेने गया है और वैसे भी हम जैसे गंवारों और कंगालों को तो ऑटो में सफ़र करने की आदत है। तुम्हारी महंगी कार तुम्हें ही मुबारक। हम चलते हैं। ऑटो में बैठते ही स्वाभिमानी कमला देवी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। तो उनकी बहू ने उनके आंसू पोंछते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। घर वापस पहुंचने के बाद अम्मा जी को परम सुख की अनुभूति हुई। थकावट दूर होने के बाद उनकी बहू रूबी सबके लिए खाना बनाई और खाना परोस कर रोहन और अम्मा जी को दिया कि तभी रोहन ने आवाज़ लगाई कि रूबी, आखिर खाना बनाते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? दाल में तो नमक ही नहीं है। इससे पहले कि रूबी कुछ बोलती, अम्मा गुस्से से बोली, अरे यह कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? सफ़र से लौटते ही बेचारी काम में लग गई है। सब लोग थक गए थे तो वह भी तो थक गई थी। आखिर वह भी तो इंसान ही है। अगर दाल में नमक डालना भूल गई तो तू खुद रसोई में जाकर नमक डाल ले। और हाँ, आइंदा से मेरी बहू से ऊंची आवाज़ में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा का यह रवैया देखकर रोहन के होश उड़ गए। वह हक्का बक्का रह गया। अम्मा ने कहा, अभी तक मेरे आँखों पर पट्टी बंधी थी जो मुझे अपनी बहू में बुराइयां ही दिखती थी। आज मेरी आँखें खुल गई है। यह सब बातें सुनकर रूबी भी हैरान रह जाती है। दोस्तों, बहू हो या बेटी, हमें दोनों को हमेशा एक जैसा ही समझना चाहिए, क्योंकि सास अगर अपनी बहू को बेटी मानती है तो बहू भी अपनी सास को माँ ही समझेगी। उनमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बेटी और बहू की ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।